दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई एंट्रेंस 2020 जो अभी काफ़ी नज़दीक होने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जेई वाला जो है एग्ज़ाम हो रहा है, प्लस में जो है आपका बीसीईसी एलई का जो है एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गया है, उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है। तो इसको देखते हुए जो है हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों का आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जो है काफ़ी जल्द, यानी कि लगभग 1-2 महीना में जो है करा दिया जाएगा। इसलिए जो है आपके पास काफ़ी कम समय है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको अभी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको हम देखते हुए हम मैथ का जो है प्रैक्टिस, यानी कि टॉप 10 का क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। और ये जो सेशन है आपका डेली का डेली जो है चलेगा, यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2020 के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, यानी कि उसके लिए आपको हेल्पफुल जो है साबित करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे जो है कुछ नॉलेज प्राप्त कीजिएगा और कॉन्सेप्ट प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट और कम ट्रिक का यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यदि आपके पास रहेगा तो आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को क्लियर कर पाइएगा, बना पाइएगा। लेकिन ट्रिक जो है ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है और कॉन्सेप्ट जो है आपका ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 जो है आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए जो है क्वेश्चन को करने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और हाँ दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप यदि नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो ये पूरा आपको अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का जो है टॉप 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपका क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 12, 15, 20 अथवा 54 से भाग दिए जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल जो बचे आपका 3 बचे। तो हमने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, आई होप कि आप नंबर सिस्टम का जो है हमारा क्लास देखे होंगे, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि जब भी इस प्रकार का शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपको डिजिट या नंबर दिया रहेगा उसका जो है आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? एलसीएम। 12, 15, 20 और आपका ये 54, यही ना है? जी हाँ दोस्तों, यही है। तो इसका आप क्या कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या होगा आपका, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 6, 15, ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 27 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और ये 15, ये आपका 5, ये आपका 27 है। तो 27 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 और या 3 9 27, 5 से कीजिएगा तो ये एक, ये भी एक और ये भी एक और ये आपका 9 हो गया। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, आपको एलसीएम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा होगा। तो अब आप इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 9 से गुना कीजिएगा तो 60 में आप 9 से गुना कीजिएगा तो आई होप यहाँ पे आपका 540 ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, 540 आएगा। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे तो आपको बोल रहा है क्या कि जो है शेषफल 3 आना चाहिए। तो ये जो आपका एलसीएम आया, यह एलसीएम क्या है, यह वैसी संख्या है, वह संख्या है जो इन सब, ये जो भी डिजिट है या नंबर है, ये जो भी नंबर है इन सब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इसमें इन सब से यदि भाग किया जाए तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये तो हुआ कट जाना, यानी कि शेषफल आपका 0 आ जाएगा। लेकिन आपको शेषफल 3 लाना है। तो शेषफल 3 लाना है तो हमने क्या बताया था कि जब भी शेषफल कुछ लाना होगा तो उस शेषफल को इसमें ऐड कर दीजिएगा, यानी कि एलसीएम निकालने के बाद उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो एलसीएम जब आप इसमें ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 543 आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि वो कौन ऐसी संख्या है जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग दिया जाए तो वो प्रत्येक दशा में जो शेषफल लाएगी वो आपका 3 लाएगी। अब ये 543 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैसे है, तो यदि आप इसमें बारी बारी से भाग कीजिएगा तो आप देखिएगा कि प्रत्येक दशा में आपका शेषफल 3 बचता है। भाग कीजिए, 12 48, 6, 12 5 60, 3 शेषफल बचा। 5 से कीजिएगा तो 15 9 45, 15 3 45, 15 4 60, तो 15 3 45 ही लेके चलिएगा और 5 4 9, तो 9 15 6 90 हो जाएगा और 93 में से 90 घट जाएगा तो 3। इसी प्रकार इसको कीजिएगा तो 3 शेषफल देगा, इसको कीजिएगा तो उसी प्रकार ये भी आपका 3 शेषफल देगा। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप इसी पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यदि इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा है तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो एक नाव और धारा जो चैप्टर होता है उससे रिलेट करता है, यानी कि उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बोल रहा है क्या कि शांत जल में एक नाव की गति जो है 15 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा का वेग जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या करना है। तो आपको ज्ञात क्या करना है वो पहले लिख लीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है धारा की दिशा में 12 मिनट में तय दूरी आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। ओके, तो ये जो है इसका मान आपको फाइंड आउट नहीं करके दिया हुआ है, तो इसी को आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, आपको दे रखा है शांत जल में नाव की चाल। तो आपको दिया है शांत जल में चाल दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है आपका 15 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद दे रखा हुआ है आपका 3 किलोमीटर पर आवर जो है आपका धारा का वेग है। धारा का वेग कितना है, धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर, और कुछ दिया है नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना है, लेकिन आपको दे रखा है क्या कि शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर, धारा का वेग 3 किलोमीटर पर आवर। तो यदि आपको धारा की दिशा में आपको तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, दूरी इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, यदि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। क्या होता है, चाल गुने समय हो जाता है। अब यहाँ पे चाल गुने समय होता है तो दूरी निकालने के लिए, यानी कि इसमें दूरी आपको पूछ रहा है 12 मिनट में, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुने समय करना पड़ेगा। तो समय तो आपको दे रखा हुआ है 12 मिनट, लेकिन चाल दे रखा हुआ है नहीं दे रखा हुआ है, तो आपको चाल ज्ञात करना होगा, वो भी किस में, आपका धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल तो आपको नहीं दे रखा हुआ है, तो धारा की दिशा में आप चाल निकाल दीजिए। तो धारा की दिशा में आप चाल निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिशा में चाल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शांत जल में चाल और प्लस में धारा का वेग। तो शांत जल में चाल 15 और धारा का वेग आपका 3, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये 18 किलोमीटर पर आवर जो है आपका धारा की दिशा में उसका जो चाल होगा वो आएगा। अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए कि जो चाल निकल कर आएगा 18, तो 18 में आप क्या कर देंगे, 12 मिनट से गुना कर देंगे, 12 मिनट में। और ये जो है आपका चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखा हुआ है, तो जब किलोमीटर पर आवर में दे रखा हुआ है तो इसको भी तो आपको हावर में, यानी कि समय को जो है घंटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है चाल जो है ये किलोमीटर पर घंटा में दे रखा हुआ है, इसलिए इसको भी आपको घंटा में चेंज करना होगा। तो ये अभी आपका मिनट में है, यदि घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग करना होगा, तो 60 से भाग कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 12 × 60 हो जाएगा, और ये 5 जो है 18 को कैंसिल करेगा, कितना बने 15 और दशमलव, और उसके बाद 3 जो है बचेगा 5 × 6 = 30, यानी कि 3.6 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किलोमीटर दूरी कितना आएगा, 3.6 किलोमीटर। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए, यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, आपका धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करना था। शांत जल में चाल दे रखा हुआ था, धारा का वेग दे रखा हुआ था, तो धारा की दिशा में यदि दूरी ज्ञात करना है तो आपको चाल और समय का जो है मान मालूम होना चाहिए। तो चाल और समय में, समय तो आपको दे रखा हुआ है लेकिन चाल नहीं दे रखा हुआ है धारा की दिशा में। ओके, तो धारा की दिशा में चाल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, शांत जल में चाल और धारा का वेग दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो वो आपका धारा की दिशा में चाल निकल कर आएगा। अब उसी में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये किलोमीटर पर घंटा में दे रखा हुआ है, और ये आपका समय आपका मिनट में दे रखा हुआ है, तो इसलिए समय मिनट को जो है घंटा में चेंज करना होगा। तो समय मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 से भाग करना होगा। 60 से भाग कर दीजिए, 12 × 5 = 60, और ये 5 से 18 कैंसिल हुआ 3.6 बार में, तो इसलिए 3.6 किलोमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देन आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है आपका नल और टंकी से रिलेट क्वेश्चन करता है। ये जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इसमें जो है आपका बोल रहा है कि एक नल एक टंकी को जो है 15 घंटे में भर सकता है। टंकी की तल्ली में छेद के कारण टंकी को भरने में 20 घंटे समय लगते हैं। यदि जो है टंकी भरी हो तो छेद इसे कितने घंटे में खाली करेगा। अर्थात जो है आपका मान लेते हैं
खाली करने में जो समय लगता है यही आपको निकालना है। खाली जो करेगा वो आपका 15 में जो है घंटा में खाली करेगा। मान लेते हैं इसको 1 घंटा में खाली करेगा, लेकिन आपको दे रखा हुआ है क्या कि जब छेद हो है टंकी में तो वो आपका 20 घंटा में खाली कर देता है, और जब नल भरता है उस टंकी को तो वो आपका 15 घंटा में भरता है। तो यानी कि जो है नल जो पूरा टंकी को भरेगा वो आपका 1/15 टंकी बटा में भरेगा, 1/15 घंटा में भरेगा। और इसको खाली जब करेगा वो छेद वो कितना घंटा में करेगा, 1/20 घंटा में, क्योंकि ये जो है 20 घंटा में खाली करता है। तो जब भी खाली के बाद आता है उसका सिंबल क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये आपका प्लस में है क्यों, क्योंकि ये भर रहा है, और ये आपका माइनस में है क्यों, क्योंकि खाली हो जा रहा है। और ये जो है एक्स क्या है, तो एक्स जो है खाली करने में कितना समय लगेगा, यदि दोनों एक साथ कंप्लीट है तो ये जो है आपका वो है, यानी कि जो है खाली करने में टोटल कितना समय लगेगा उसका मान जो है हम लोग x मान रहे हैं। तो आपका जो है यहाँ पे बढ़ रहा है 1/15, और ये आपका खाली कर रहा है -1/20, और ये क्या कर रहे हैं, एक टंकी को खाली कर रहे हैं, तो इसलिए एक टंकी को खाली कर रहे हैं या फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक बराबर में कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो 15-20 का एलसीएम आपका 60, 15×4 60, 4x - 20×3 60, 3x = 1, या आपका 4x - 3x कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, और ये आपका बटा में 60 = 1। यहाँ से आपका x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा, तो इधर आपका 60 मल्टीप्लाई में होगा 1 से, तो इसलिए आपका x = 60 आएगा, और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। यानी कि 60 घंटा में जो है भरेगा, अर्थात जो है ऊपर वाली टंकी जो है खाली करेगा, ऊपर वाली टंकी जो है भर देगी, 15 घंटा में भर देगी, तो जो है नीचा वाला जो है छेद के कारण जो टंकी खाली करेगा वो आपका 60 घंटा में करेगा। यानी कि दोनों के यदि एक साथ जो है खोल दिया जाए तो ये खाली होगा कितना देर में, आपका 60 घंटा में खाली होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगला प्रश्न जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि एक 50 मीटर ऊंची मीनार के आधार से 50 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण जो है थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसको जो है हम जो है हाइट एंड डिस्टेंस में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करवा चुके हैं। तो आई होप आप यदि उस वीडियो को देखे हुए होंगे तो इस प्रश्न को आप काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम समय में लगभग 10 से 20 सेकंड में बना लीजिएगा। चलिए बोल क्या रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई जो है आपका 50 मीटर है, और इसका आधार से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु, इसके आधार से 50 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, इसका जो है उन्नयन कोण, अर्थात उन्नयन कोण मतलब नीचा से ऊपर देख रहा है, यदि ऊपर से नीचा देखेगा तो उसका अवनमन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्नयन कोण जो है आपका कितना है यही आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया आपका लंब, थीटा के सामने वाला भुजा जो है लंब, और ये आपका आधार हो गया। और लंब बटा आधार किस में आता है, आपका tan में आता है। तो tan को है यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, ओके। या tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब दे रखा हुआ है 50 और बटा में आधार भी दे रखा हुआ है 50, तो 50-50 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया। अर्थात आपका थीटा का मान क्या आया यहाँ पे, tan थीटा का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो tan थीटा बराबर 1, तो tan कितना डिग्री का मान जो है आपका 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ से आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी हम बना ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है हम ला रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। आई होप आप इस प्रश्न को समझ पा रहे होंगे कि ये कितना वैल्यूएबल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आपका 5th नंबर क्वेश्चन आप इसी पर देख पा रहे होंगे। बोल क्या रहा है ये आपका, ये मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से रिलेट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है 1540 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। यानी कि आपका एक बेलन दे रखा हुआ है और इसका जो है ऊंचाई आपको दे रखा हुआ है, कितना ऊंचाई दे रखा हुआ है आपका h बराबर 10 दे रखा हुआ है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ओके। और ये आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये आपका व्यास फाइंड आउट करना है, और इसका आयतन जो है आपका आयतन दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो दे रखा हुआ है तो उसको लिख लेंगे। तो ऊंचाई दे रखा हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर और आयतन दे रखा हुआ है आपका 1540, ओके। तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा हुआ है, ओके।
तो यहाँ पे आपका आयतन बराबर 1540 दे रखा हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि व्यास क्या ज्ञात करना है, यानी कि व्यास इसका क्या है, यानी कि इस आधार का व्यास जो है यही ना आधार है, ये आधार मानिए या फिर इसको पलट दीजिए बेलन को तो ये आधार हो जाएगा। तो इस आधार का व्यास क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, पहले आपको त्रिज्या मालूम करना होगा। तो त्रिज्या कैसे मालूम कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यह आयतन जो है आपका 1540 दे रखा हुआ है और यदि आयतन का फॉर्मूला यदि लिखिएगा तो आप पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से यदि आप देखिएगा तो एच का मान आपको दे रखा हुआ है, पाई का मान आप पुट कर सकते हैं और आर स्क्वायर का मान आप ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1540 यानी कि आयतन बराबर ये भी आयतन, यानी दोनों आयतन एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहाँ से 22/7 पाई का मान लिख देंगे और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे। एच का मान आपको 10 दे रखा हुआ है, 10 लिख देंगे और इधर 1540 है तो 1540। ओके, आई होप कि आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ से आपका देखिएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 22 सत्ते 154 होगा और ये 7 क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा, यानी कि ये आपका बटा में है, इधर आएगा तो गुना में होगा तो 7 से 49 हो जाएगा, यानी कि आपका आर स्क्वायर का मान 49 है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर चल जाएगा, तो यहाँ पे 49 रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 49 कितना का बराबर होता है 7, यानी कि रूट बाहर हो जाएगा, रूट से 49 निकलेगा बाहर तो वो 7 को देगा, यानी कि 7 से 49, 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। सॉरी, यहाँ पे व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास यानी कि आपका त्रिज्या जब 7 आ गया तो आपका व्यास अर्थात डी यदि आप ज्ञात कीजिएगा तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा 2r, यानी कि हई आर दोनों आर को जोड़ देंगे तो 2r हो गया। तो आप 7 में 2 से यदि गुना कर दीजिएगा तो 7 दूना 14 जो है सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इस बेलन का व्यास होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है आप इसी पर देख पा रहे होंगे। ये जो है क्वेश्चन है आपका एज प्रॉब्लम से, यानी कि एक कॉम्पिटेटिव जो है इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो है चैप्टर होता है एज। तो दोस्तों यदि इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न जो है 6 नंबर एज प्रॉब्लम चैप्टर से है। तो आई होप कि एज प्रॉब्लम चैप्टर जो है ये भी हमने करा दिया है और ये जो है आपका ये क्वेश्चन जो है। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जो है 6 नंबर क्वेश्चन जो एज प्रॉब्लम से रिलेट करता है और ये भी चैप्टर हमने जो है करा दिया है और आप यदि नहीं देखे हुए हैं तो वो आपकी गलती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, यदि आप हमारे सेशन देखे होंगे तो आप आई होप कि जो है इस प्रश्न को सही से और काफ़ी कम समय में बना पाते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये भी जो है क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम से है। एज जो प्रॉब्लम चैप्टर होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसी से रिलेट करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसमें बोल क्या रहा है कि दो मनुष्य जो है मनुष्यों की आयु में 10 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 2 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु होगी। यानी कि दो मनुष्य की आयु जो है 10 वर्ष, यानी कि मान लेते हैं एक मनुष्य की आयु x वर्ष है और दूसरा का y वर्ष, इन दोनों का अंतर जो है दे रखा हुआ है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष लिख दिए, यानी कि x और माइनस y, यानी कि इस पहले का x वर्ष है और दूसरे का y है। तो इन दोनों का अंतर जो है आपको 10 देख रखा है। तो अंतर मतलब कि घटाओ, तो घटाओ यानी कि 10 कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या बोला है कि 15 वर्ष पहले, यानी कि 15 वर्ष पहले मतलब कि x माइनस 15 ये वर्तमान का है। वर्तमान में जो है ये आपका वर्तमान में इन दोनों का एज का जो अंतर है डिफरेंट है वो आपका 10 है। यदि 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो x माइनस 15 हो जाएगा और यानी कि 15 वर्ष पहले बड़े की आयु, यानी कि x माइनस 15 बड़े की आयु छोटे की आयु की 2 गुनी थी। यानी कि 15 वर्ष पहले जो बड़ा है, मान लेते ये x माइनस वाई किए हैं तो x जो है बड़ा होगा, इसलिए जो है यहाँ पे बड़ा x हो गया। तो x माइनस 15 ये 15 वर्ष पहले की आयु है। तो 15 वर्ष पहले है, इसलिए आप क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा और यदि बाद का था तो यहाँ पे प्लस करते। तो ये x माइनस 15 वाई माइनस 15 का जो है 2 गुना है। ओके,
आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ये जो है आपका 15 वर्ष पहले की आयु बोल रहा है, यानी कि 15 वर्ष पहले इन दोनों की आयु थी जो थी वो आपका बड़ा की आयु उसके छोटे की आयु का 2 गुना था। तो 15 वर्ष पहले इस बड़ा का आयु x-15 होगा और ये y का भी जो आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, एज x-15 होगा, y-15 हो जाएगा। और ये जो है बोल क्या रहा है कि 15 वर्ष पहले ये बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला व्यक्ति जो है ये छोटे वाला व्यक्ति का 2 गुना था, तो इसलिए 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर दिए। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। x-15 है, x-15 इक्वल टू में y-15 यानी कि 2y हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा तो ये 2y इधर लाइएगा तो x है x और ये माइनस में 2y हो जाएगा और ये -15 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे -30 है और ये +15 हो गया, यानी कि यहाँ पे एक समीकरण यहाँ पे भी 1 का निकल रहा, x-2y इक्वल टू आपका -15 ओके। तो ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गए। तो यदि आप इस समीकरण इक्वेशन 1 और 2 से देखिएगा तो 1 और 2 को लेकर चलिएगा तो x-y इक्वल टू 10 और ये आपका जोड़ दीजिए 1 और 2 को, तो 1 और 2 को जोड़िएगा तो x-2y इक्वल टू आपका -15 जोड़िएगा। ये आपका जोड़िए नहीं, घटा दीजिए, घटाइएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस चाहिए थे, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आप यदि पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण 10th क्लास में तो उसमें आप देखे होंगे कि जब घटाया जाता है तो चिन्ह पलट जाता है, यानी कि ये प्लस है तो माइनस हो गया, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस है ना, तो प्लस ये हो तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह होता है। तो आप 2 बड़ा है तो इसलिए आपका 2 का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख देंगे या नहीं भी लिखेंगे और 2y में से y घट जाएगा तो y हो जाएगा इक्वल टू में आपका 15 और ये 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि y बराबर होगा 25 आ गया। तो जब y बराबर 25 आ गया तो x बराबर आप निकाल सकते हैं यहाँ पे इसी समीकरण से। तो इस समीकरण से निकालिएगा तो x और माइनस y का मान कितना रखेगा 25 रखेगा और इक्वल टू में 10 है तो 10, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 25 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 35 जो है x का मान हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आपका 35 और y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा y इक्वल टू 25। तो यही जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, वर्तमान में बोल रहा था दोनों का अंतर 10 तो 10 लिख दिए। अब 15 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 15 वर्ष पहले मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं अभी 10 वर्ष का हूँ तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का हूँगा, तो अभी 10 वर्ष का 5 वर्ष पहले 10 - 5 करना पड़ेगा तब ना 5 वर्ष का होगा, तो यानी कि 10 में से माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए जब भी प्लस आए तो हमको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो यहाँ पे x - 15 कर दिए तो ये जो है आपका बड़े वाला का जो है एज हो गया और यहाँ पे y - 15 करेंगे तो ये छोटा वाला का ये जो है, क्यों छोटा वाला का है क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो x को बड़ा माने हैं, तो x को जब बड़ा मानेंगे तो यानी कि x - 15, तो यहाँ पे हमने x को बड़ा माना है इसलिए यहाँ पे जो है आप इसको यहाँ पे भी बड़ा मानिएगा। तो क्योंकि जब मैं अभी 10 वर्ष का हूँ और मैं इस व्यक्ति से बड़ा हूँ तो 5 वर्ष पहले भी इस व्यक्ति से बड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि 5 जब मेरे में से माइनस होगा तो उसमें भी से तो माइनस होगा 5, तो इसलिए यहाँ पे जो है 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो यहाँ पे पलटना नहीं चाहिए कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, यानी कि ये जब पहले बड़ा है तो 5 वर्ष पहले या फिर 15 वर्ष पहले ये भी बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे x - 15 ये 15 वर्ष पहले की आयु हो गया और y का जो एज हो गया वो 15 वर्ष पहले क्या होगा y - 15। तो ये दोनों जो है कब इक्वल होंगे, इसमें एक आपको कंडीशन दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है कि x - 15 यानी कि बड़ा वाला आयु जो है 15 वर्ष पहले छोटे वाली आयु का 2 गुना है, इसलिए हम यहाँ पे छोटा वाले में 2 से गुना कर दिए हैं। जब आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से आप वेरीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से आप मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन पाइएगा। क्या पाइएगा x - 2y इक्वल टू -15 और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड निकल कर आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया आपका, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया ये। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कीजिएगा यानी कि घटाइएगा तो यहाँ से आपका y का मान निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि आप यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण 10th क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब भी आपका जो चिन्ह समान हो तो आप माइनस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस और दोनों का चर जो है
वो भी एक समान है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो माइनस कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और y का वैल्यू आपका 25 निकल कर आ गया। यानी कि 25 जो है आपका y का मान, यानी कि y का एज वो भी वर्तमान का वो निकल कर आ गया। जब 25 y का निकल कर आ गया तो यहाँ पे एक नंबर इक्वेशन में आप y का मान रख के जो है आप यहाँ से x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ से आपका x = 35, y = 25 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है आपका त्रिभुज से रिलेटेड है, यानी कि ट्रायंगल जो चैप्टर होता है उससे रिलेट करता है ये क्वेश्चन है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाइएगा। चलिए, बोल क्या रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 1:16 यानी कि 1:16 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा। यानी कि क्षेत्रफल का दे रखा हुआ है और दोनों जो त्रिभुज है वो आपके समरूप है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे थोड़ी बातें। आपको क्या बस समझना है, जब भी आपका क्षेत्रफल यानी कि दो त्रिभुज यदि समरूप रहेंगे और उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा होगा तो वो उनके संगत हो जाए या फिर ऊंचाई जो दे रखा हुआ होगा वो उनका जो है स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि जो है यदि आप देखिएगा, मान लीजिए त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज आपका PQR है। तो PQR ओके, इन दोनों का यदि एरिया लेकर चलते हैं, AREA, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है किसके बराबर होता है। क्यों यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में एक रूल होता है कि ये दोनों का अनुपात यानी कि क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके भुजाओं के, संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर या फिर उनकी ऊंचाई के बराबर, यानी कि उनके कोई भी भुजा है उन सभी भुजाओं के संगत होना चाहिए। यानी कि ये मेरा बाया जो है हैंड है तो उसका भी बायां हैंड होना चाहिए, मेरा जो है राइट हैंड है तो उसका भी राइट हैंड होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा राइट और उसका जो है आपका लेफ्ट हो जाए, तो इस प्रकार नहीं। यानी कि संगत भुजाएं और संगत ऊंचाई तो एक ही होती है, तो ऊंचाई और संगत भुजाएं उन दोनों का जो है स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप यदि देखिएगा तो ऊंचाई को लेकर चलिएगा तो हाइट ऑफ त्रिभुज ABC और आपका हाइट ऑफ त्रिभुज PQR इन दोनों का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या फिर इसके इक्वल टू में एक और लिख सकते हैं, इनके संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे यदि त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR है, इन दोनों का क्षेत्रफल जो का अनुपात ये है तो इनकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो आपका स्क्वायर में होगा। तो स्क्वायर एक का कीजिए या फिर दोनों को एक साथ लेके चलिए, बात एक ही हुआ तो दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका इन दोनों का क्षेत्रफल का जो है अनुपात दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है आपका 1:16 दे रखा हुआ है। और इसका निकालना है जो है आपका ऊंचाई का रेशियो। तो ऊंचाई का रेशियो यदि ज्ञात करेंगे तो ऊंचाई त्रिभुज ABC कर देते हैं और यहाँ पे ऊंचाई त्रिभुज, थोड़ा सा समझिए सिर्फ, यहाँ पे लैंग्वेज पे कोई ये नहीं करना है ओके। PQR ओके, ऊंचाई ऑफ त्रिभुज ABC और ऊंचाई ऑफ PQR और ये इसका स्क्वायर है तो ये इधर स्क्वायर है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो आई होप कि आप यहाँ पे प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। हमारे लैंग्वेज या लिखावट पे मत जाइएगा, काफ़ी जल्दी हम इसको करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और काफ़ी जल्दी आप भी बना पाए। तो यहाँ पे 1 और का जो है वर्गमूल कितना होगा, 1 और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। तो इनका जो रेशियो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 1:4 निकल कर आएगा। और ये जो है आपका ऊंचाई त्रिभुज ABC का और ऊंचाई PQR का रेशियो निकल कर आएगा। तो यहाँ पे 1:4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन कितना दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर D में दे रखा हुआ है 1:4, इसलिए ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देन आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जब भी आपका समरूपता का नियम आए ना तो आपको क्षेत्रफल का यानी कि क्षेत्रफल का जो स्क्वायर होता है उनके सभी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भी समरूप त्रिभुजों में वो यदि दे रखा हुआ होगा तो उससे आप ऊंचाई का जो है अनुपात या फिर उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं।
क्या होता है, तो उनके संगत भुजाओं का स्क्वायर बराबर उनके क्षेत्रफल का अनुपात और उनके ऊंचाई का अनुपात बराबर उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि 8 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे ये भी जो प्रश्न है वो आपका एज से संबंधित ही प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि राम की उम्र मोहन की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। राम की जो उम्र है वो मोहन की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं राम की उम्र जो है आपका x वर्ष है और मोहन की उम्र जो है आपका y वर्ष है। ओके, अब यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है कि 10 वर्ष अधिक है, तो यानी कि राम का उम्र जो है x वो आपका मोहन की उम्र y से 10 वर्ष अधिक, यानी कि आप ऐड कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए या फिर मत लिखिए, आपको क्वेश्चन ही सुना सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका राम की उम्र x हो गया बराबर में मोहन की उम्र y के 10 अधिक है, y से 10 अधिक है, यानी कि आप ऐड कर लीजिएगा 10, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आप यहाँ तक इस बातों को समझ गए होंगे। उसके बाद बोल रहा है क्या कि 7 वर्षों में राम की उम्र मोहन की 12 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए एग्जामिनर इसी तरह जो है क्वेश्चन को देकर आपको काफ़ी समय तक एक ही क्वेश्चन में उलझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और कंसेप्ट को काफ़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको लास्ट स्टेप में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बोल रहा है क्या कि दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी तो आपका वर्तमान उम्र का वर्तमान उम्र है, तो यदि आप यहाँ से देखिएगा तो दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं। ये दूसरा स्टेप जो बोल रहा है कि 7 वर्षों में राम की उम्र मोहन की 12 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं रखना है। आप यदि फर्स्ट ही स्टेप से सोचिएगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों का अंतर निकालना है तो x और ये y प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, यही तो अंतर है। यानी कि ये राम का उम्र और ये मोहन का उम्र, राम और मोहन के उम्र का अंतर 10 वर्ष हो गया और यही आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आप यदि समझते रहिएगा, यानी कि दूसरा स्टेप जो है लिखिएगा कि 7 वर्षों में राम की उम्र मोहन की उम्र 12 वर्ष पूर्व की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो फिर इस तरह आप बनाते रह जाइएगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यहीं पे आपको जो है एक ही क्वेश्चन में उलझाने का प्रयास करता है, जिससे आपकी टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो, लॉस हो और उससे जो है आप काफ़ी कम समय को पिक कर पाइए और जिससे जो है आप रैंक कम ला पाइएगा। तो इस तरह जो है थोड़ा सा ध्यान को भटकाने और इंटेलिजेंस को जांचने के लिए जो है एग्जामिनर इस तरह के भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो पहले ही स्टेप में आपको बोल रहा था क्या कि राम की उम्र मोहन की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो 10 वर्ष जोड़ दिए। अब यहीं से यदि राम और मोहन की उम्र का अंतर पूछ रहा है लास्ट टाइम में, तो यहीं से अंतर निकल कर गया और यही जो है 10 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अगला प्रश्न जो है आपका सेट यानी कि जो है समुच्चय जो होता है चैप्टर जो 11th में थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ना है और जो 10th में भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, वो भी भारती भवन की किताब में आपको दे रखा हुआ था। एनसीईआरटी में जो है सेट यानी कि समुच्चय के बारे में नहीं दे रखा हुआ था। यानी कि थोड़ा मोड़ा जो है आपको 10th क्लास में सेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थी। ओके, तो उससे रिलेटेड जो है आपको ये क्वेश्चन दे रखा हुआ है। बोल क्या रहा है कि यदि a इक्वल टू इतना b इक्वल टू इतना, तो a माइनस b ज्ञात करना है। यानी कि आपका यहाँ पे घटाव ज्ञात करना है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। जो दे रखा हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। a इक्वल टू सेट ऑफ a इक्वल टू दे रखा हुआ है क्या 2 3 4 और ये 6, यही दे रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, b इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है आपका, b इक्वल टू दे रखा हुआ है 3 4 7 और 2। तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है a माइनस b, अर्थात इसमें a और b इसमें से हाई पूरा घटाना है। आई होप कि आप यदि सेट पढ़े होंगे तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। इसमें से ये घटाना है, तो ये घटाने का मतलब ये नहीं कि 6 में से 2 घट गया 4 और 4 में से 7 नहीं घट रहा है, इसमें से हार से लेंगे तो 14 में से 7 गया 7। इस तरह नहीं, घटाने का मतलब ये हुआ आपका समुच्चय में घटाने का मतलब ये होता है कि जो भी इसमें चीज़ है यदि इसमें मिल रही है तो उसको घटा लीजिए और जो नहीं मिल रही है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो यदि देखिएगा तो ये 2 मिल रहा है तो 2 नहीं होगा, ये 3 मिल रहा है 3 नहीं होगा, ये 4 मिल रहा है 4 नहीं होगा, और ये यदि 7
7 इसमें नहीं मिल रहा है और ये 6 इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये 7 तो माइनस होगा नहीं, और ये 6 इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए ये 6 नहीं घट पाया, इसलिए आपका a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सेट में आपको इसी तरह घटाना पड़ता है कि जो जो मिलता है उसको कैंसिल आउट करते जाइए, और जो इसमें ऊपर वाला में बच जाता है जिसमें से घटाना होता है हम लोगों को, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6। अब आप बोलिए कि सर इसमें तो 7 बच रहा है, तो 7 आप काहे नहीं लिखे, तो आपको घटाना क्या है, इसमें से ना घटाना है इतना, तो इसमें जो मिल रहा है उतना ही ना घटाएंगे। तो इसमें मिल क्या रहा, कितना रहा है, 2 3 4 मिल रहा था, तो 2 3 4 घट गया, और ये 6 जो है बच गया सिर्फ। तो जो बच रहा है वही सिर्फ होता है a माइनस बी का आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो काफ़ी सिंपल, ये भी जो है आपका नंबर सिस्टम से रिलेट क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मिस प्रिंट किया गया है। आप यदि बनाइएगा तो हम दोनों तरीक़ा से इसको बनाकर आपको दिखा देते हैं कि आखिर यहाँ पे इस प्रश्न में मिस प्रिंट किया गया है तो आखिर किया कहाँ गया है। तो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा है पहले उसी पर हम इसको फाइंड कर लेते हैं। 0.5 माइनस 1/0.05 प्लस x बाई 0.005 इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। तो x इक्वल टू आपको ज्ञात करना है वाट, x इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप यदि यही इसी प्रश्न को समझ बनाइएगा तो थोड़ा सा पहले इसको बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट कहाँ किया गया है, यानी गलती कहाँ किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका 0 दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर 10 ले लीजिए, 10x, और ये आपका दशमलव नीचे कट जाएगा, माइनस ये 00 है तो 100 ले लीजिए, ऊपर से 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए आपका बटा में 5 बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे x और बटा में 3 को जो है अंक है दशमलव के बाद, तो आपको 1000 से ऊपर में गुना करना पड़ेगा, तो 1000x हो जाएगा, और बटा में आपका 5 हो गया, इक्वल टू में आपका 0। यदि आप यहाँ से आप x का मान ज्ञात कीजिएगा तो आपका क्या ज्ञात होगा, 5 5 का लघुत्तम 5, और यहाँ पे आपका 10x और माइनस में 100 और प्लस में 1000 x इक्वल टू 0। यदि ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x और 1000x कितना हो जाएगा, 1010x इक्वल टू में आपका ये आपका माइनस में 100 इक्वल टू में 5 में 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1010x इक्वल टू आपका माइनस 100 है, इधर आएगा तो प्लस में 100 हो जाएगा, प्लस में 100 हो गया, और इधर से यदि x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 1010। अब यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे आपका आंसर जो आ रहा है वो आपका 10 बटा 101 आ रहा है, जो कि कतई इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन में इस तरह का जो है कहीं नहीं दे रखा हुआ है, तो इसको जो है हम देखते हैं कि आखिर मिस प्रिंट कहाँ किया गया है। तो मिस प्रिंट दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को किया गया है, कहाँ किया गया है, यहाँ पे। यदि आप इसमें माइनस में, यहाँ पे माइनस में यदि 1/0.0005 ले लेंगे तब ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, और इसका जो है ऑप्शन में भी मान दे रखा होगा। तो यदि आप इसमें ये भी लेके चलते हैं तो आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे आपका माइनस में है तो माइनस में, और यहाँ पे 0 के दशमलव के बाद आपका 4 गो अंक है, तो आपको 4 गो यानी कि 10,000 को लेकर चलना पड़ेगा। 10,000 और बटा में आपका कितना हो गया, 5 इक्वल टू में आपका 0 है तो 0। अब उसी को आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे आपका माइनस में है तो ये 5 5 का लघुत्तम 5 हो गया, और यहाँ तक तो सही है। उसके बाद माइनस में आपका 10,000 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो गया। अब उसके बाद इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो यहाँ से हम लोग मिटा लेते हैं, और उसके बाद जो है क्लियर करते हैं इस प्रश्न को। तो जब आपका इतना आ गया तो आप इसको क्लियर कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, 10x और यहाँ पे 1000x, 10x और 1000x कितना हो जाएगा आपका 1010x, तो 1010x हो गया, और यहाँ पे माइनस और ये माइनस हो गया, और ये कितना होगा ऐड कर दीजिएगा तो 101000। ओके, इतना ही आएगा। आई होप 100 इसमें 10,000 में 100 ऐड कीजिएगा तो 10,100 होगा, और इक्वल टू में आपका 5 इधर 0 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। 1010 x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। और ये यदि ये यहाँ से x छूटेगा तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका भाग में हो गया और यहाँ पे 101 0 है, तो ये 0 से 0 कैंसिल। और ये आपका कितना बार में करेगा, इस 1010 को 101 कितना बार में, 10 बार में, यानी कि आपका x बराबर 10 आ गया। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में भी दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है इसका प्रश्न का सही उत्तर 10, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह जो है कुछ जो है प्रश्न जो है मिसप्रिंट होते हैं, तो उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है ना, और यदि मिस प्रिंट है तो उसका एक्स्ट्रा में आपका जो है क्वेश्चन का कोई भी आप आंसर निकाल कर दीजिए, उसका आपको नंबर मिल जाता है। तो इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट किया गया था क्या, कि यहीं तक आपको प्रश्न में दे रखा हुआ था, लेकिन इसमें आगे ये -1/0.0005 यदि लेके चलिएगा तो अब यहीं जाकर इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये जो है आपका टॉप 10 जो है आपके बिहार आईटी एंट्रेंस 2020 के को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के विषय से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी क्लियर किए होंगे। तो ये जो है सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए और घर पर ही पढ़ाई कीजिए।